हाय एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 5 इंडिगो फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. सो आई लेफ्ट एट पेज नंबर 48 ऑफ द बुक एंड वी आर ऑन द सेकेंड पैराग्राफ नाउ. जस्ट टू लिंक द प्रीवियस वीडियो, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे गांधी जी ने उस जेस्चर को जो प्रोफेसर मलकानी का था टू हु लेट हिम स्टे एट हिज प्लेस फॉर 2 days, उस जेस्चर को बोला बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जितने भी लोग जो फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्टर्स थे उन सबको एक वो लोग बहुत ही ब्रेव माने जाते थे, क्योंकि बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ डर था, अंदर बहुत ज़्यादा फियर था कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ. उन लोगों को ब्रिटिशर्स आकर उनको मार सकते हैं, उनका सारे एसेट्स ले सकते हैं उनसे, या वो उनको जेल भी भेज सकते हैं. तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट कहा गया उस एक्ट को. लेट्स रीड अहेड. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. So यहाँ पे क्या बात हो रही है कि गांधी जी जिस मिशन के साथ आ रहे थे, अभी वो मुजफ्फरपुर ही पहुँचे थे, लेकिन ये खबर सब तरफ फैल चुकी थी. इवन चंपारण में जितने सारे पेजेंट्स थे जो शेयर क्रॉपिंग के बिजनेस में थे या शेयर क्रॉपिंग फार्मर्स थे, वो सब लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी थी और सब लोग एक एज अ ग्रुप इकट्ठा होकर अपने चैम्पियन को देखना चाहते थे. चैम्पियन उनके लिए ये महात्मा गांधी थे. सो दिस न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot. मतलब वो पैदल चलकर इतने दूर से चंपारण तक, चंपारण से मुजफ्फरपुर आ रहे थे सब लोग. जैसे ही उन्हें ये खबर सुनी तो वो देखना चाहते थे कि गांधी जी हैं कौन आखिर, जो उनकी मदद के लिए एकदम तैयार हैं और जो उनकी मदद करने वाले हैं. And by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. So, इस एपिसोड में गांधी जी बहुत तरह के लोगों से मिले. वो अंदर से बाहर तक पूरा जानना चाहते थे कि ये नाइंसाफ़ी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पेजेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, या व्हाट ऑल थिंग्स आर दीज पेजेंट्स ऑलरेडी गोइंग थ्रू. तो इसी दौरान उन्होंने मुलाकात करी मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से. लॉयर्स मतलब वकील से. तो वकीलों से क्यों बात करी उन्होंने? मुजफ्फरपुर के वकील, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस होते थे इनजस्टिस के, तो वकील लोग उन पेजेंट्स को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते थे. तो जाहिर सी बात है उन वकीलों के पास ज़्यादा नॉलेज होगी, उन लोगों के पास ज़्यादा स्टोरीज़ होंगी बताने को, या उन्हें अंदर से बाहर तक केस पूरा पता होगा. तो वो इस डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें सारा कुछ बताते हैं. साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो क्या फ़ीस चार्ज करते थे इन पेजेंट्स से उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided मतलब rebuked. तो गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, या वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला कि आप लोग इन गरीबों से इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज करते थे. He said, I have to come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. See this line, free from fear. गांधी जी ने क्या एडवोकेट किया? उन्होंने ये प्रीच करा, या उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग वकीलों की मदद से कोर्ट तक पहुंचते थे अपना केस डिस्कस करने के लिए,
गांधी जी ने कहा कि ये सब कुछ तो यूजलेस है, ये सब कुछ किसी भी काम का नहीं है। उन्होंने बोला, एक तो सबसे पहले उन्होंने जितने वो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के उन सबको डांटा था और बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई अपनी कि अरे तुम लोग इन गरीबों से इतने पैसे क्यों चार्ज करते हो, उनसे इतने पैसे फीस के नाम पर क्यों लेते हो। और साथ ही उन्होंने ये कंक्लूड करा या वो इस कंक्लूजन पर आए कि ये जो लॉ कोर्ट्स आना जाना है वो हमें बंद करना होगा क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बात की जड़ पकड़ी। जड़ क्या थी कि ये जितने भी पेजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उन्हें ये ही नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, कि वो उनका हक क्या है। वो सिर्फ उनके अंदर वो डर था, वो ब्रिटिशर से या उन लैंडलॉर्ड से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो गांधी जी ने बोला, इन लोगों के लिए असली रिलीफ या इन लोगों के लिए असली सल्यूशन ये नहीं है कि ये केस जीते, बल्कि ये है कि ये लोग फ्री फ्रॉम फियर, मतलब इन लोगों के अंदर से डर निकल जाए कम्प्लीटली, कि ये लोग डर से मुक्त हो जाएं, ये लोग फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सकें और फ्रीली अपना काम कर सकें। तो उन्होंने ये स्टार्ट करा बोलना कि अब हम लोग ये केस लेकर कोर्ट में लड़ने तो नहीं जाएंगे। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब केस डिस्कस हो रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या चंपारण में। तो बताया जा रहा है कि जितना भी फर्टाइल लैंड, एरेबल मतलब फर्टाइल, मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी करी जा सकती है, जो लैंड इज़ अ गुड लैंड या सॉइल उसकी बहुत अच्छी होगी, तो वो जितना भी फर्टाइल लैंड था चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवाइडेड था इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। वो बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया था और वो हिस्से बड़े बड़े इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, मीन्स दे वर द ओनर्स ऑफ दैट लार्ज पीसेस ऑफ लैंड। तो उन लैंड के ऊपर या उन बड़े बड़े पीसेस के ऊपर, जो डिवाइडेड पीसेस थे, उनके ऊपर काम कौन करता था असल में? ओनर्स तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन असली काम या उसकी खेती कौन करता था? वो करते थे इंडियन पेजेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। इंडिगो क्रॉप जो है वो था चीफ कमर्शियल क्रॉप उनका। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. मतलब ये जो सारे peasants थे, इन लोगों के ऊपर क्या कंपल्शन थी? So these peasants were compelled to grow 15%, मतलब 15% जो उनका हिस्सा था या जो उन्हें मिला हुआ था, उसका 15% हिस्से पे तो उनको ये प्लांट लगाना ही लगाना था। एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। और वो लैंड ओनर्स उनसे रेंट पैसों में नहीं लेते थे, वो उनसे रेंट लेते थे, वही क्रॉप पूरा सरेंडर करना होता था कि वो फार्मर बेच नहीं सकता इंडिगो को, वो मार्केट में उसे वो पूरा हार्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिटिशर को या जो ओनर है उस हिस्से का, उसको जाकर डिपॉजिट करना है। यही अग्रीमेंट था और अरेंजमेंट था। अब हमें क्या पता चला, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इस हार्वेस्ट को अपनी कंट्री में जाकर बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। वहाँ पर इंडिगो कलर का या इंडिगो प्लांट से जो बाय प्रोडक्ट्स थे उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, इसीलिए वहाँ उसकी डिमांड बहुत थी। यहाँ पर वो इतने सस्ते में काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस प्लांट को लेते थे और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते थे। So it was only and only profitable for the Britishers. इंडियन फार्मर्स को इससे कोई प्रॉफिट नहीं आता था, फिर भी उन्हें 15% तो उगाना ही उगाना था इंडिगो, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। दिस वॉज डन बाय
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सारा अरेंजमेंट बहुत लंबे समय तक के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अग्रीड था. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो अब ब्रिटिशर्स को क्या पता चला कि जर्मनी में तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई उन्हें ये पता चला जर्मनी में सब्स्टिट्यूट आ गया है. अब एक इंडिगो का there is a synthetic indigo that is being sold in German markets. तो उन्हें पता चला कि जर्मनी ने तो ऐसा कुछ डेवलप कर लिया, मतलब अब जो उनका वो प्लांट है या फिर उसका यूज़ यूटिलिटी कम हो जाएगी जैसे जैसे बाकी देशों में भी पता चलेगा कि सिंथेटिक इंडिगो भी बन सकता है. तो उन्हें पता चला अभी उनका इंडिगो का लेन देन तो बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाला है. अब कोई असली इंडिगो खरीदेगा ही नहीं जब वो सिंथेटिक इंडिगो अवेलेबल है. तो उन्होंने इससे पहले कि चंपारण के फार्मर्स को भनक भी होती, उन्होंने उनको काइंड ऑफ ऐसा शो करा कि वो उनके साथ दया करके उनको बोला चलो ठीक है हम तुम्हें ये 15% इंडिगो उगाने से माफ़ कर देंगे लेकिन इसके बदले तुम हमें एक फ़ीस दो. तो ये उन लोगों के साथ वो धोखा टाइप कर रहे थे कि क्योंकि इन फार्मर्स को इन ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि आगे आने वाले समय में इंडिगो बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाला है. तो उन्होंने पहले ही इन फार्मर्स के साथ वो अरेंजमेंट की बात कर ली कि चलो हम तुम्हें इंडिगो उगाने से माफ़ कर देते हैं. तो इसी चक्कर में वो उनसे साथ ही साथ फ़ीस भी ले लेते हैं क्योंकि ये फार्मर्स तो कभी भी नहीं चाहते थे इंडिगो उगाना, उनको इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. इसलिए वो ब्रिटिशर्स ने उनके इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उनके साथ एक अरेंजमेंट करा कि आप ये 15% इंडिगो मत उगाओ लेकिन बदले में क्योंकि हम आपको ये उगाने से अब छुटकारा दे रहे हैं आप बदले में हमें फ़ीस दो. तो इतनी चालाकी से वो इन लोगों का फ़ायदा उठाते थे, इन पेजेंट्स का फ़ायदा उठाते थे. Okay, the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. irksome मतलब होता है difficult. तो ये जो अग्रीमेंट था कि अच्छा 15% उगाने के बदले आप हमें पैसे दे दो, ये कुछ पेजेंट्स के लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब मुश्किल था. कुछ ने खुशी खुशी साइन कर दिया अग्रीमेंट. दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन लोगों ने सोचा कि नहीं कुछ गड़बड़ है हम लोग तो अपने लॉयर्स करेंगे, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब इवेंचुअली तो उन तक ये कहानी पहुंच ही गई. कहानी किस चीज़ की? पेजेंट्स को ये तो पता चल गया ना इवेंचुअली कि अच्छा इन लोगों ने क्यों रोका ये जो इंडिगो उगाने का काम था उन लोगों के लिए, क्योंकि लॉस मेकिंग होने वाला था. इसीलिए इन लोगों ने पहले ही उस पर उन लोगों के साथ अरेंजमेंट कर लिया. तब तक उन पेजेंट्स को नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स ने क्यों उन लोगों को बोला कि अच्छा ठीक है तुम अब मत उगाओ 15% अपने एरिया पे इंडिगो, बट हमें इसके बदले पैसे दे दो. तो अब जिन लोगों ने तो खुशी खुशी साइन कर दिया, बाद में उन लोगों को जब पता चला तो उन्होंने अपने पैसों की मांग करी कि अब हमें हमारे पैसे वापस दो, तुम लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है, तुम लोगों ने हमारे इलिटरेट होने का फ़ायदा उठाया है, तुम लोगों ने हमारे अनअवेयर होने का फ़ायदा उठाया है. तो इसीलिए इन सब लोगों को, इन सब पेजेंट्स को अपने वो पैसे वापस चाहिए थे. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तो अब इस पॉइंट पे जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या ये जो शेयर क्रॉपर्स थे वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे, इन दिनों के दौरान ही गांधी जी चंपारण पहुंच गए. और उन्होंने शुरुआत किस चीज़ से करी? उन्होंने शुरुआत करी
फैक्ट्स इकट्ठा करने में, कि उनको सारी खबर ऑथेंटिक हो, उनको जितना कुछ भी पूरा इस एपिसोड के बारे में पता है या फिर इस सिचुएशन के बारे में पता है, उन्हें अपने फैक्चुअली करेक्ट होना था। उन्हें था कि मेरे पास जो भी खबर हो वो एकदम सच्ची हो। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसको जाकर मिले, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी को। जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी, लैंडलॉर्ड्स वही लोग ब्रिटिशर्स जिनके पास बड़े बड़े हिस्से थे उस लैंड के, उनके सेक्रेटरी से उसने अपनी सबसे पहले, गांधी जी ने, उन्होंने अपनी मीटिंग सेट करी। तो सेक्रेटरी ने कहा मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो, आप हमारे से अनजान हो। लेकिन गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि अरे मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me to forthwith to leave Tirhut. तो अब गांधी जी ने called on the British official commissioner of Tirhut division in which Champaran district lay. तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट था, उस किस डिवीज़न के अंदर? उस डिवीज़न का नाम था तिरहुत डिवीज़न। अब तिरहुत डिवीज़न का जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था, उस कमिश्नर के साथ गांधी जी ने अपनी फिर मीटिंग सेट करी। तो कमिश्नर ने, गांधी जी क्या बताते हैं, कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद गांधी जी बताते हैं द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, मतलब वो उनके ऊपर रोब झाड़ता रहा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉन्ट करता रहा, उनको रोब झाड़ता रहा उनके ऊपर। एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। उन्होंने साथ ही, उस कमिश्नर ने गांधी जी को क्या सजेशन दिया कि आप इस जगह को छोड़ दो, आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। तो ये गांधी जी ने लुइस फिशर को, जो हमारे ऑथर हैं, उनको ऐसा बताया कि उनको उस कमिश्नर ने ये सजेशन दिया। Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. Okay, let's stop here. Let me discuss अभी तक क्या हुआ। तो हमें पता चलता है कि कैसे वो कमिश्नर ने गांधी जी को ऑर्डर दिया, या उसको सजेशन दी गांधी जी को कि आप ये डिवीज़न छोड़कर चले जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। लेकिन गांधी जी ने जगह नहीं छोड़ी। ये नहीं कि उनके कहने पे गांधी जी भी चले गए, वो भी अड़े रहे, वो भी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। गांधी जी ने वो जगह नहीं छोड़ी। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वो मोतीहारी की तरफ बढ़ने लगे। मोतीहारी क्या है? कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल की तरफ वो बढ़ने लगे। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house, using it as headquarters, continued his investigations. तो हमें पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा जनता उनसे मुलाकात करने आई थी। मतलब धीरे धीरे हमें पता चला गांधी जी वॉज विनिंग द सपोर्ट। गांधी जी को के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था लोगों को, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। वी हैव ऑल्सो सीन हियर रिटन कि सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, मतलब कुछ लॉयर्स ने भी, कुछ वकीलों ने भी उनका साथ दिया और उनके साथ इस मूवमेंट में जुड़ गए। तो वो लोग सब मिलकर कहाँ जा रहे थे? उस जगह मोतीहारी, जो कि है कैपिटल ऑफ चंपारण। He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. तो उन्होंने घर को अपना हेडक्वार्टर सा बना लिया, वहाँ से वो ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि कैसा चल रहा है आसपास।
उस हेडक्वार्टर के पास उनके पास एक रिपोर्ट आई जब वो हेडक्वार्टर में थे कि पास ही एक पेजेंट के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है और उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है उसके साथ। तो गांधी जी ने क्या किया, डिसाइड करा कि मैं जाकर खुद देखूंगा। तो गांधी जी जाते हैं उसको देखने कि क्या हुआ उसके साथ और क्यों हुआ उसके साथ। He had not, okay. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. तो हमने देखा अगले दिन गांधी जी एक एलिफेंट की बैक पर चढ़कर उस तरफ जा रहे होते हैं उस पेजेंट से मुलाकात करने और उससे बातचीत करने कि उसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो जब वो जा रहा था मॉर्निंग में गांधी जी व्हेन ही वाज गोइंग देयर ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। तो उनको ओवरटेक करता है पुलिस का मैसेंजर। पुलिस ने कुछ उनके लिए मैसेज भेजा था और वो इंसान या फिर वो मैसेंजर जो है वो गांधी जी को ओवरटेक करता है और उनको ऑर्डर करता है कि आप वापस चले जाओ। ही रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी ने बकायदा उसकी बात मानी। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. तो गांधी जी ने उस समय तो उसकी बात मान ली। उसकी बात कैसे मानी, जो मैसेंजर की बात मानी कि उसने बोला आप वापस चले जाओ, तो गांधी जी ने बिना कुछ कहे वापस चले गए। Messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. साथ ही गांधी उस पुलिस के मैसेंजर ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मतलब कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से एक नोटिस पकड़ाया कि आपको चंपारण को अभी के अभी छोड़ना होगा। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. सो हमें यहाँ पे पता चलता है कैसे गांधी जी ने उस ऑर्डर को डिसोबे किया। मतलब डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हो रही थी कि उनको पुलिस की तरफ से एक ऑर्डर आया, फिर भी गांधी जी ने उस ऑर्डर को डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. इसके बदले में क्या हुआ, जब गांधी जी ने एक रिसीट पे लिख कर दे दिया कि मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा कि मैं चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसके बदले में गांधी जी को कोर्ट से और ऑर्डर आने लगे अगले दिन से। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। तो उनको ऑर्डर आया कि आपको अगले दिन ही कोर्ट में हाजिरी लगानी है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired full report to the viceroy. तो गांधी जी ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करा कि उनको अगले दिन कोर्ट जाना था। सबसे पहले तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को इन्फॉर्म कर दिया या फिर उनको टेलीग्राम कर दिया कि आप बिहार से मेरी मदद करने आ जाओ या फिर आप बिहार से आ जाओ अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। मतलब साथ उनको लेकर आओ, उन लोगों को लेकर आओ जिनकी यहाँ पर थोड़ी चलती हो या जिन लोगों की थोड़ी सी अच्छी रेपुटेशन हो या अच्छा बॉन्ड हो। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. साथ ही उन्होंने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दी। मतलब गांधी जी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड रखते थे कि कुछ भी सिनेरियो हो तो उनके जो पीछे लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनके आश्रम में जितने भी लोग ठहरे हुए हैं, उन लोगों के साथ वो टच में रहते थे। तो साथ ही उन्होंने आश्रम में भी खबर पहुंचा दी और साथ ही उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फ़ोन करके बोला कि तुम बिहार से यहाँ आ जाओ और अपने साथ इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स को लेकर आना, इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेकर आना। Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. तो जो मोतीहारी में, क्योंकि एक रात पहले ही उन्होंने सब तरफ खबर फैला दी थी कि उनको तो कोर्ट जाना पड़ेगा अगले दिन हाजिरी लगाने,
अगले दिन ही मोतीहारी पूरा भर चुका था, सड़कों पर और सब जगह सिर्फ पेजेंट्स ही पेजेंट्स थे। जितने लोग दुखी थे इस सिस्टम से और जितने लोगों को लग रहा था कि उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो ऐसे लोगों की जनता में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. तो यू सी कहाँ तो पहले बात करी जा रही थी कि जितने लोग होम रूल को एडवोकेट करते हैं या उन लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही इन लोगों को भनक भी हुई कि एक इंसान, अच्छा वो लोग नहीं जानते थे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए हैं, उन्होंने लॉ पढ़ी हुई है और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सब पेजेंट्स उस बारे में नहीं जानते थे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और अभी उसको दिक्कत हो रही है इन अथॉरिटीज़ के साथ डील करने में। ये सिर्फ इतनी सी खबर से ही इतनी जनता वहाँ इकट्ठी हो गई मोतीहारी में। इट वॉज ब्लैक विद पेजेंट्स। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में वो पेजेंट्स इकट्ठा हो गए अगली सुबह ही। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. तो ये this act of unionism या this act of people getting together for that only cause was marked. It marked the onset of liberation of fear. इससे हमें पता चला कि लोगों के अंदर से डर निकल रहा था। Beginning of liberation from fear of the British. उन लोगों के मन से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो डर था, जो उनके मन में वो डर एक बैठा हुआ था, वो निकल रहा था। All right, let's read ahead. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो वो कहता है कि ऑफिशियल्स पे सो सिचुएशन बताई जा रही है कि जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो एकदम से अचानक से हेल्पलेस हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड उन्होंने ना तो कभी देखा था और ना ही उनसे वो क्राउड मैनेज हो रहा था। सब लोग सिर्फ और सिर्फ वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करने वहाँ पहुँचे थे और इतना मैसिव क्राउड देखकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी हेल्पलेस हो गए। तो गांधी जी की मदद के बिना वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो लोग, सब लोग सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के लिए आए थे और अगर गांधी जी के साथ बुरा होता तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ भी बुरा होता। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स अकेले तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे इतने बड़े क्राउड को। वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि अरे इतने ज़्यादा नंबर में लोग कहाँ से आ गए। तो apparently the authorities, he was polite and friendly. तो गांधी जी ने उन लोगों की मदद करी और गांधी जी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और फ्रेंडली थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो वो एक चीज़ बताना चाह रहे थे, बस मे बी आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन के साथ वो आ रहे थे कि वो बताना चाह रहे थे कि कैसे इतने सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए और वो उन अनक्वेश्चन, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं जिनको कोई क्वेश्चन नहीं करता था या जिनसे सब लोग डरते थे और ब्रिटिशर्स किसी से नहीं डरते थे, उन सब के खिलाफ एक जनता इकट्ठी हो गई। The government was baffled.
The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा चौंक गई. द गवर्नमेंट वॉज बॉफल्ड, मतलब वो घबरा गए और एकदम से चौंक गए कि ये क्या हो गया, और ये क्राउड उनसे मैनेज नहीं हो रहा. वो एकदम से अमेज हो गए, बेसिकली सरप्राइज हो गए. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. मतलब इतना लेवल आ गया कि जो प्रोसिक्यूटर होता है जो केस लड़ रहा होता है, और एक होता है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस होता है, तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है. तो प्रोसिक्यूटर ने खुद ही जज को रिक्वेस्ट करा कि सर आप इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दो. अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. तो क्या हमने इंटरप्रेट करा कि जो अथॉरिटीज़ थी वो लोग चाहते थे कि वो अपने भी सुपीरियर्स को कंसल्ट करें. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी ने कहा नहीं, ट्रायल तो आज ही होगा. उसने प्रोटेस्ट करा कि ट्रायल पोस्टपोन क्यों होगा, क्यों करना है ट्रायल को पोस्टपोन. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, and on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. तो यहाँ पर आपने देखा कैसे गांधी जी ने सिचुएशन को टैकल करा, कैसे उन्होंने इसको मैनेज करा. उन्होंने बोला जहाँ की प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि ट्रायल की डेट एक्सटेंड कर दो या ट्रायल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, आगे कर दो, लेकिन गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा इस बात पे कि नहीं, ट्रायल पोस्टपोन नहीं करना. उन्होंने साथ ही और क्या किया, स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने गिल्टी अपने आप को तो कह ही दिया कि हाँ मैंने डिसोबे करा था ऑर्डर को. क्यों करा था उन्होंने साथ में बताया, क्योंकि ही वॉज कॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गए थे. ड्यूटीज़ कौन सी, एक कि वो एक एज अ बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे बाकी लोगों पे कि उन्होंने एक लॉ को तोड़ा. सो ही डिड नॉट वांट टू सेट एज अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. सेकेंड, उनकी जो ड्यूटी थी ह्यूमैनिटी की तरफ, और वो जो सर्विस रेंडर करने, मतलब वो सर्विस देने जो आए थे उसकी तरफ, वो ड्यूटीज़ क्या कहते हैं, वो लोग वो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे. एक तरफ उनकी ह्यूमैनिटी और उनकी ड्यूटीज़ जो थी टुवर्ड्स द पीपल वो, और दूसरी तरफ वो एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे बाकी लोगों पर कि हाँ उन्होंने एक लॉ तोड़ा. He disregarded the order to leave, not for the want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. तो यहाँ पे कैसा लिखा है कि उन्होंने डिसरिगार्ड किया था लॉ टू लीव, ऑर्डर टू लीव. जब उन्हें उस पुलिस के मैसेंजर ने ऑर्डर दिया कि आप चंपारण छोड़ो, और गांधी जी ने कैसे उस ऑर्डर को डिसओबे किया था कि नहीं मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा. तो उस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. वो ये कह रहे हैं मैंने इस लॉ को इसलिए नहीं डिसओबे किया कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए अथॉरिटी से, कि मुझे आप ब्रिटिशर्स की रिस्पेक्ट चाहिए, लॉफुल अथॉरिटी से मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, इसलिए नहीं मैंने इसको डिसओबे किया, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की जो आवाज़ थी, वो इनर कॉन्शियंस, जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस थी, उसने मुझे बोला कि नहीं मुझे ये जगह को नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए इन लोगों की मदद करनी है. तो वो ये सब कोर्ट में बताता है, गांधी जी बताते हैं. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि जो भी आपकी पनिशमेंट है या पेनल्टी ड्यू है वो आप मेरे को बताइए. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes.
Gandhi refused. The judge released him without bail. सो मैजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस करा कि वो अपना सेंटेंस जो है वो 2 घंटे की रिसेस के बाद ही अनाउंस करेंगे. एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स. तो वो कहते हैं कि गांधी जी को कहते हैं कि मैं अपना डिसीजन तो 2 घंटे बाद अनाउंस करूँगा, और वो साथ ही उनको ये कहते हैं कि आप उन 120 मिनट्स या फिर 2 घंटे के लिए आप बेल पे जा सकते हैं. बट गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बेल पर नहीं जाऊंगा. जज ने फिर फाइनली हार कर उनको रिलीज किया विदाउट बेल. जज ने कहा तुम जाओ बेल के बिना, मतलब ही इज नो लॉन्गर, मतलब उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई और उन्हें छोड़ भी दिया बिना बेल के. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोर्ट दोबारा से रिकन्वीन हुआ, मतलब कोर्ट 2 घंटे बाद दोबारा इकट्ठा हुआ और जज ने बोला दोबारा 2 घंटे बाद कि मैं अब आज भी कोई जजमेंट नहीं अनाउंस करूँगा, मैं आज भी आपको कोई सज़ा नहीं सुनाऊंगा या फिर अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास करूँगा. लेकिन और वो भी बोला कि मैं कुछ दिन तक अपनी स्टेटमेंट नहीं सुनाऊंगा. और साथ ही उन्होंने क्या करा, उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया कि आपको खुली छूट है, आप जा सकते हैं. अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, मतलब उन्हें कोई जेल में नहीं जाने को बोला और ना ही उन्हें बोला कि आप बेल पर हैं. साफ सीधा बोला कि यू आर फ्री टू गो, मतलब लिबर्टी, मतलब उन्हें कोई सज़ा नहीं सुनाई गई. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. Conferred मतलब have a meeting. वो लोग मिले गांधी जी से. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail there would be nobody to advise and they would go home. What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. तो देखा आपने कैसे उन लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. जब वो लोग इस पूरे एपिसोड के बाद जब गांधी जी को बाहर जाने दिया, कोई सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन ये बोला कि डिसीजन जो है वो 1 हफ्ते बाद आएगा. तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और साथ ही कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो बुलाया था, उन लोगों के साथ एक छोटी सी मीटिंग करी. अब मीटिंग में ये बातें हो रही थी कि अगर बाय चांस गांधी जी को सज़ा सुना दी जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा. तो बाकी लॉयर्स ने तो ये बोला, एक सीनियर लॉयर ने ये बोला कि वो लोग तो गांधी जी को एडवाइस करने और मदद करने आए थे, अगर गांधी जी ही जेल चले जाएं तो उनको किसी को भी एडवाइस नहीं करनी और किसी की मदद नहीं करनी, तो वो सब लोग वापस चले जाएंगे. ये उनका थॉट था. लेकिन गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने उनको दोबारा याद दिलाया जो इनजस्टिस या जो नाइंसाफ़ी हो रही है इन लोगों के साथ, इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, उसका क्या, उसको कौन देखेगा और इन लोगों की मदद कौन करेगा. तो द लॉयर्स withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद had recorded the upshot of their consultations. तो ये सब लोग आपस में डिस्कशन करने जो गए और आकर इन्होंने आपस में यही सोचा, कहाँ तो एक आदमी जो इन लोगों को जानता भी नहीं है वो इन लोगों के बिहाफ पर जेल जाने को तैयार खड़ा है, और ये लोग मतलब जो लॉयर्स हैं वो इतने एसोसिएटेड हैं इन पेजेंट्स के साथ, इनके आसपास रहते हैं
और कई लोग तो इन लोगों को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं कोर्ट्स में उनके बिहाफ पे केस लड़ने के लिए, वो लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे, तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. The battle of Champaran is won. तो कब गांधी जी कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन? जब ये लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने जब बोला कि अगर गांधी जी जेल गए तो हम भी जेल जाएंगे, मतलब वो लोग तैयार हो गए, वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस सिचुएशन पे उस एक उनके लिए, गांधी जी के लिए वही मोमेंट जब उन लोगों ने आके बोला कि अगर गांधी जी जेल गए तो हम भी जेल जाएंगे, वही मोमेंट गांधी जी ने बोला मेरे लिए तो वही था कि बैटल जीत चुके हैं हम ऑलरेडी। जब उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उन लोगों के लिए खड़े हैं, उन लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं जिनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, उस मोमेंट पे गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बैटल तो हम जीत चुके हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. उसके बाद गांधी जी ने एक पेपर उठाया और एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी कि ग्रुप्स में बांट दिया सब लोगों को, जितने भी लोग थे, और बोला कि कौन कौन से ऑर्डर पे कितने लोग उसको डिसोबे करके जेल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी वो डिसोबीडियंस जो द मूवमेंट ऑफ डिसोबीडियंस थी, उसको उन्होंने ऐसे स्ट्रैटेजाइज करा कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो पीछे से कैसे चलेगा, वो प्री प्लानिंग कर रहे थे। पीस ऑफ पेपर पे उन्होंने डिवाइड कर लिया कि अच्छा ये दो लोग, अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो ये लोग इसको डिसोबे करेंगे तो जाहिर सी बात है जेल जाना पड़ेगा। तो वो तैयार हो गए कि हाँ ये लोग तो इस ऑर्डर को डिसोबे करके जेल जाएंगे। ऐसे गांधी जी ने ग्रुप्स में बांट दिया। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. You see, उन लोगों के जो ऑर्डर्स आए वो ये थे कि केस ही ड्रॉप हो गया। ब्रिटिश जो प्रोसिक्यूटर था उसने केस को ही डिसमिस करवा दिया कि मुझे तो ये केस ही नहीं लड़ना है। उस मोमेंट पे दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस जीती थी इन मॉडर्न इंडिया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है गांधी जी और जो बाकी के लॉयर्स जो उनके साथ खड़े हो गए इस लड़ाई में, जो कि इनजस्टिस टुवर्ड्स शेयर क्रॉपिंग फार्मर्स जो थी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए, उन सब ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करी कि वो जो भी जितने भी उनके दुख हैं, दुख दर्द हैं, वो सुनेंगे इन सब पेजेंट्स से। तो इस पूरी इंक्वायरी में 10,000 पेजेंट्स, 10,000 लोगों की स्टोरीज लिखी गई, उनके ऊपर क्या क्या बीती वो लिखा गया। काइंड ऑफ इंक्वायरी थी, एक डेपोजिशन बनती गई और इस सब में 10,000 पेजेंट्स ने पार्ट लिया। 10,000 लोगों ने आकर अपने दुख दर्द सुनाए कि उनके साथ ऐसे हुआ, उनके साथ ऐसे हुआ, ये सब ऑन रिकॉर्ड आता गया। 10,000 डेपोजिशंस इकट्ठी हो गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड। थ्रॉब्ड का मतलब होता है क्विवर्ड, मतलब हिल गया सारा, द पूरी जगह हिल गई, मतलब एक तहलका सा मच गया। विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट्स। वेहमेंट का मतलब होता है वायलेंट, बहुत ज़्यादा। वेहमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जब लैंडलॉर्ड्स को ये बात पता चली तो बहुत ज़्यादा तहलका मच गया, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे।
लैंडलॉर्ड्स आकर पूरे, क्योंकि उन्हें उन तक खबर पहुंच गई कि ऐसा हो रहा है, ये पेजेंट्स भी जा रहे हैं अपने दुख दर्द सुनाने, मतलब कुछ होने वाला है। तो इस पूरे चीज़ की वजह से, इस इंक्वायरी की वजह से बहुत ज़्यादा तहलका मच गया, एकदम सब कुछ हिल सा गया। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, नाउ वी हैव अनदर पर्सन, सर एडवर्ड गेट। वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर एडवर्ड गेट, the lieutenant governor. अब क्या होता है, जून में गांधी जी को बुलाया गया। कहाँ से ऑर्डर आया इस बारी? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो वहाँ के, सर एडवर्ड गेट। बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. फिर भी गांधी जी अपनी प्री प्लानिंग करते रहे, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते रहे कि वो इन केस अभी भी लौट कर नहीं आते उस ऑर्डर से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें बुलाया था, अगर वो वापस नहीं आते तो क्या करना है पीछे से उन लोगों को, वो फिर भी उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर गए। किस चीज़ की थी ये स्ट्रैटेजी? दिस वॉज ऑल फॉर द सिविल डिसोबीडियंस। जस्ट बाय चांस वो वापस ही नहीं आए, उनको वहीं रख लेते हैं, उन्हें वहीं जेल कर देते हैं, तो पीछे से लोगों को कैसे डिसोबे करने हैं सारे ऑर्डर्स, उसके बारे में प्लानिंग करते हुए गांधी जी प्रिपेयर करके गए सब लोगों को। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।